नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 1 दिसंबर 2025 में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें जो पूछा गया था क्वेश्चंस, साइंस के हम लोग तीनों शिफ्ट गए, यानी कि 75 क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोग से पूछा गया था, वो पूछा था पुरुष प्रजनन तंत्र में वास डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वास डिफरेंस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वास डिफरेंस जो होता है, वो पूछा गया था कि इसका मेन काम क्या, मेन फंक्शन क्या है। तो देखिए, वास डिफरेंस एक ऐसा स्पेस होता है, जगह होता है पुरुष प्रजनन तंत्र में, जहाँ पे स्पर्म जो होता है वो मैच्योर स्पर्म स्टोर होकर रहता है। ठीक है, स्पर्म जो बनता है उसका कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पहले प्रायर जहाँ पे बनने के बाद फिर वो एल्डर में, फिर उसके बाद मैच्योर स्टेज के बाद फिर आता है कहाँ पे स्टोर होता है, और जहाँ पे स्टोर होता है उसको बोला जाता है वास डिफरेंस। ठीक है, और जब इंटरकोर्स किया जाता है, तो जब इजैकुलेशन के समय होता है, तो ये वास डिफरेंस जो होता है वो एपिडिडमिस के थ्रू यूरेथ्रा तक ले जाता है, और फिर यानी कि वो यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग तक ले जाया जाता है, और फिर फाइनली वेजिना पे डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म फ्रॉम एपिडर्मिस टू द यूरेथ्रा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकता है और जो पूछता है एग्जाम में, वो सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पादन, यानी कि जो स्पर्म बनता है, ठीक है, स्पर्म जो बनता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जिस तरह से अंडा बनता है उसको बोला जाता है oogenesis, इसी तरह से जो स्पर्म बनता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये बनता कहाँ है, वृषण यानी कि टेस्टिस में बनता है स्थित। और ये कहाँ पे होता है, तो जब टेस्टिस को आप क्रॉस सेक्शन काटिएगा, ठीक है, तो टेस्टिस कुछ इस तरह से होता है, दो। ठीक है, अब इसको जब क्रॉस सेक्शन काटिएगा, कटिंग जब होगा, तो उसको आप इस तरह से स्पेस बना हुआ रहता है। अब इसी में सेमिनल ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, जो स्पर्म का निर्माण करता है, ये यहाँ पे स्पर्म निर्माण होता है, यानी कि यहाँ बेबी स्पर्म होता है। और ये जो स्पर्म होता है, ये क्या करता है, ये ना तो फर्टिलाइजेशन में सक्षम होता है और ना ही चलने में, यानी कि मूव करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से, जहाँ से टेस्टिस होता है, टेस्टिस से फिर विकास स्टेज में अपना जो यानी कि मैच्योरेशन स्टेज में आता है होने के लिए, ये कहाँ पे जाता है, युवा स्पर्म जो होता है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, वे अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस द्वारा परिपक्व स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। ठीक है, परिपक्वता इसका कहाँ होता है, यानी कि एपिडिडमल ट्रांसिट। ठीक है, अपरिपक्व स्पर्म एपिडेडमिस में जाते हैं, जहां वे गतिशीलता यानी कि चलने फिरने की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो जहाँ जहाँ जो हो रहा है वो सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है इससे। स्टोर कहाँ पे होता है, जहाँ पे अभी बताए थे कि एपिडेडमिस में वो स्टोर होता है, और वास डिफरेंस में भी, कुछ वास डिफरेंस में भी चला जाता है, और कुछ एपिडेडमिस, मेनली कहाँ पे होता है, एपिडेडमिस में। ठीक है, जमा होकर तब तक रहता है जब तक कि वो सकलन का समय नहीं होता है, यानी कि उसको जब दिमाग से ऑर्डर नहीं दिया जाता है कि हाँ अब इंटरकोर्स हो रहा है, अब निकलना है स्पर्म को। ठीक है, तब यहाँ से तब तक ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, वीर्य का निर्माण। ठीक है, यौन उत्तेजना के दौरान स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल्स के रसायन के साथ मिलकर सीमेन और वीर्य बनाता है। ठीक है, सीमेन या फिर वीर्य जो होता है बनाता है। सकलन यानी कि इजैकुलेशन, अंत में यहाँ वीर्य मूत्राशय यानी कि यूरेथ्रा के माध्यम से लिंग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, क्या, स्पर्म का पुनरुत्पादन, यानी कि एक बार जब स्पर्म डिस्चार्ज हो गया यानी कि इजैकुलेट हो गया, तो उसके बाद फिर से बनने में उसको 64 से लेकर के 72 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो आप किसी के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया और फिर वो दोबारा डिस्चार्ज होना चाहेगा, तो फिर तो इतना दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, स्पर्म जब बनता है टेस्टिस में, तो ये बनते रहता है। ठीक है, बनता है और फिर ये मेच्योर स्टेज में आता है, फिर ये स्टोर होता है, और ये एक लाइन यानी कि रो में लगा हुआ रहता है, इस तरह से रो में। ठीक है, इस तरह में रो में लगा हुआ रहता है, यानी कि एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका पहले वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो मेच्योर हो चुका है वो आके यहाँ पे फिर स्टोर हो जाएगा, तब तक फिर ये बनाएगा, फिर इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, इसलिए, और ये जो स्टार्टिंग में जो होता है इसको बनने में इतना समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगता है, 64 से 72 दिन लगता है। ठीक है, चलिए, उत्पादन क्षमता, तो पुरुष प्रतिदिन लाखों स्पर्म का निर्माण करता है, यानी कि एक सेकंड में अगर देखा जाएगा तो 1500 शुक्राणु का उत्पादन करता है ये एक सेकंड में। ठीक है, जीवनकाल अगर इसको देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ऐसे 3 आप लोग लिख लीजिएगा। महिला के शरीर के अंदर, यानी कि जब स्पर्म इजैकुलेट हो जाता है वेजिना में, तो महिला के शरीर में ये 5 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, 5 दिन तक ये जीवित रहता है, डिपेंड करता है कि महिला के कंडीशन में। ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिक अगर मीडियम मिलेगा तो ये इससे पहले 3 दिन ही मात्र जिंदा रहती है, 2 दिन ही। ठीक है, एसिडिक मीडियम इसको पसंद नहीं होता है स्पर्म को। ठीक है, ऐसे देखा जाता है नॉर्मली 5 दिन। अब अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि पुरुष के अंदर, यानी कि जो मेल होता है, मेल के अंदर में स्पर्म कितना दिन तक जिंदा रहता है, तो 2.5 महीने तक ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, पुरुष के
अंदर में, ठीक है। अब अगर यहीं पे देखा जाएगा कि फ्रीजर अगर हम लोग कर देते हैं, फ्रीजर कर दिया जाए स्पर्म को, तो ये अनंत काल तक जिंदा रहता है। तो महिला के शरीर में 5 दिन तक, पुरुष के शरीर में 2.5 महीने तक, और अगर हम लोग इसको फ्रीज कर देते हैं तो अनंत काल तक जिंदा रह सकता है स्पर्म, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पूछा गया कि 11 प्रोटॉन दे रखा है, 11 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और 12 न्यूट्रॉन दे रखा है। अब पूछ दिया कि मास नंबर क्या होगा इसका। तो मास नंबर से इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं। मास नंबर किससे बनता है? न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस का ही बाहर को मास नंबर कहा जाता है, और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन दे रखा है कितना? 12 दे रखा है, और प्रोटॉन कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। 11 और 12 को अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 23 बन जाएगा, यानी कि 23 इसका मास नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है, तो वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी इसे भी माना है, लेकिन इसको छोड़िए, प्रतिबिंब की दूरी क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए 15 सेंटीमीटर की फोकल दूरी दे रखा है आपको। दर्पण क्या है? कनकेव है। कनकेव मतलब सब नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि सब वस्तु के इस ओर बनेगा, और सब बनेगा इस ओर तो सब नेगेटिव में जाएगा, चाहे वस्तु हो, चाहे इमेज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। फोकल लेंथ हो, सब नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अब अगर एफ बराबर दे रखा हमको 15 सेंटीमीटर, और वस्तु को रखा गया कहाँ पे? 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसका जस्ट डबल में हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कनकेव मिरर में अगर कोई वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो वस्तु भी वहीं पे बनता है अपोजिट में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा, लेकिन ये माइनस में होगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसको समझो, ये रहा है कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या होता है कि यहाँ पे फोकल लेंथ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल। अब अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा गया, मतलब कहाँ रखा गया किसी को पता नहीं, अनंत पे रखा गया है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा कहाँ पे बनता है? जब अनंत पे रखा जाता है तो इसका इमेज बनता है कहाँ पे? फोकस पे बनता है। और कितना बनता है? रियल बनता है, रियल, इसको लिखते जाओ, रियल तो सब में रहेगा, रियल, और उल्टा भी सब में रहेगा, यानी इन्वर्ट, ठीक है। रियल रहेगा और इन्वर्ट रहेगा, यानी उल्टा रहेगा, ये तो सब में रहेगा, खाली बड़ा और छोटा इमेज में, ठीक है, ये तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो अनंत पे रहेगा तो यहाँ पे बनेगा, और बहुत ही डिमिनिश, मतलब एकदम छोटा बनेगा, एकदम पता में नहीं, पॉइंट के आकार पे बनेगा, रियल रहेगा, उल्टा रहेगा, और एक पॉइंट के आकार करेगा, और कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है, जब अनंत पे हो तो, ठीक है। अब जब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखा जाता है वस्तु को, तो ये कहाँ पे बनेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। अब जब हम इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं, इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कहाँ कितना हाइट बनेगा? जितना हाइट वस्तु का उतना ही हाइट में बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु की हाइट का बनेगा, ठीक है। अब जब हम लोग वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो, तो इमेज कहाँ बनेगा? अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, और उल्टा बनेगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बनेगा। इसका मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं कि वस्तु को जब हम लोग अनंत पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था, यानी कि जैसे जैसे वस्तु को हम लोग इधर ला रहे हैं, इमेज इधर खिसक रहा है, ठीक है। जब अनंत पे रखे तो फोकस पे बना, जब इन अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे तो अब ये यहाँ से खिसक के इधर आ गया, ठीक है। अब जब फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो ये फिर खिसक के यहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। और जब इसके बीच में रखे तो अनंत और वस्तु को इन दोनों के बीच में रखे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे, तो ये भी खिसक गया इधर, और अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, ठीक है। तो इस तरह से एक कंडीशन आता है कि वस्तु जब फोकस पे बनता है, यहाँ पे फोकस पे, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो अनंत पे बनता है, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा, बहुत अनंत पे बन जाएगा जाके, ठीक है। एक कंडीशन आता है यहाँ पे, इसको ये जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो वस्तु कहाँ बनेगा? यहाँ पे क्या होता है कि ये बन जाता है इधर, यानी कि दर्पण के अपोजिट में बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखो। यहाँ पे पूछा गया था कि फोकस में रखा गया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दे रखा, वस्तु को 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो बोला गया कहाँ पे बनेगा? तो 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन यौन प्रजनन करने वाले जीवों में अनुवांशिक विविधता सुनिश्चित करता है? तो कौन करता है? माँ और बाप का गुण जो आएगा, जीन जो आएगा, उसी करेगा। ऑफ स्क्रीन से रिसीव्स जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ठीक है, माँ और बाप से जो उसका जीन आएगा वही अनुवांशिक विविधता को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे कथन दे रखा है, इतना पढ़ेंगे, काफी लंबा होगा वीडियो, डायरेक्टली इसको देखिए, किससे रिलेटेड है? प्रिज्म से, ठीक है। इन अ प्रिज्म द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल, ये सही नहीं है, ठीक है। प्रिज्म में कभी भी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द
ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखो कौन सा गैस है, 4 गैसों को दे रखा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेन कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश। देखो बोर ने क्या बताया था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो होगा ना एक निश्चित कक्षा में घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, निश्चित कक्षा में घूमता है। इसका क्या बताया था कि एक डिस्क्राइब ऑर्बिट में घूमेगा, यानी कि निश्चित कक्षा में घूमेगा, ये बताया था बोर, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार पाथ कौन बताया था, आप लोग इसको कमेंट करके बताएगा कि दीर्घ वृत्ताकार पाथ में जो है यानी कि इक्लिप्टस पाथ में जो घूमेगा वो कौन बताया था, ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, प्रारंभ में विराम अवस्था में रहता है और 5 सेकंड तक 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है। ब्लॉक का अंतिम गति क्या होगा, और आप लोग को हम बताए थे फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या था, v बराबर u प्लस 80, क्योंकि उसको भाग ऊपर नहीं फेंका गया तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रारंभिक वेग ही इसको 0 दे रखा है, ये तो खत्म हो जाएगा, तो v बराबर a इंटू टी हो जाएगा। a कितना दे रखा है मेरे पास, एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है, 4 सेकंड है, अच्छा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकल, क्योंकि हमको मास भी दे रखा है, फोर्स भी दे रखा है, तो एक्सेलरेशन बराबर F इक्वल टू ma होता है। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या था, फोर्स बटे मास हो जाएगा, तो फोर्स दे रखा है कितना 20 न्यूटन और मास दे रखा है 4, मैंने 20 काटेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी कि एक्सेलरेशन मेरे पास हो जाएगा 5, ठीक है, और टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा 5 × 25, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, देखिए क्या बोला गया है, हम लोग जानते हैं कि v फाइनल वेलोसिटी बराबर u प्लस 80 होता है, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं, ये तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, ठीक है। अब हमको a निकालना है, a कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए m को इधर ले आएंगे तो यानी कि m यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे m से m को हटा दो, m यहाँ पे आ जाएगा। अब फोर्स मेरे पास दे रखा 20 न्यूटन और मास दे रखा कितना, फोर्स दे रखा 20 न्यूटन और मास दे रखा कितना 4 kg, तो 4 से इसको काटेंगे तो 5, यानी कि एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ गया 5। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को पुट कर देते हैं, तो v बराबर 5 इंटू टाइम भी मेरे पास 5 दे रखा, तो 5 × 25 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे लिखे हुए आप लोग देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के आयाम को सही रूप से परिभाषित करता है, तो तरंग का जो आयाम है, आयाम किसको बोलते हैं, तो जी ये वाला तो मीन पोजीशन होता है, ठीक है। अब इस तरह से तरंग जो है इस तरह से गति करता है, ठीक है। तो आयाम होता है कि ये जो मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट गेन करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसे ही कहा जाता है आयाम, यानी कि ये आयाम हो गया, ये आयाम हो गया, ये आयाम हो गया, ये सब आयाम है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आयाम। तो ये वाला पूछा आयाम क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम पार्टिकल होता है वो, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या वो किसको बोलते हैं, तो ये जो आयाम होता है 1 सेकंड में ये कितना बार ऊपर नीचे होता है, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, एक समान मोशन से चल रहा हो, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है ना, सब कुछ इसमें मान के चलो कि 0, वेलोसिटी 0 कुछ तो लगता है लेकिन एक कांस्टेंट रहता है, ये नहीं कि चेंज होता है, ठीक है। जो कि प्रकृति में यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रकृति में पॉसिबल नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेलरेट होते रहता है, लेकिन थियोरेटिकल माना गया है इसको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, द एक्सेलरेशन 0 होने, हाँ एक्सेलरेशन 0 होता है, ये सही है, इनकरेक्ट पूछा गया ना। द स्पीड वेरीज कंटिन्यूसली, स्पीड वेरी कैसे करेगा, कंटिन्यूसली वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड का। एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3COOH, ये दोनों याद रख लेना, ये बार बार पूछता है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट, देखिए इनसाइड द मैग्नेट होता है एक, और एक आउटसाइड, ये होता है इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, इस तरह से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इनसाइड द मैग्नेट जब होगा ना, हम लोग आमतौर पे जानते हैं बाहर में क्या होता है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करता है, ये इस तरह से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन इनसाइड क्या हो जाता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या बोला, फील्ड लाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नहीं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल करता है, ये तो गलत हो गया। और आपको क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र लाइन के बारे में सही है, अच्छा सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। फील्ड लाइन आउटसाइड अ मैग्नेट मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साइड, आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ टू साइड साउथ जाता है, ये सही है। इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक समान परिस्थितियों में नीली बिना कालिख वाली ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि नीली और बिना कालिख वाली, तो डीजल धुआं मारता है, चारकोल मारता है, केरोसिन मारता है, एथेनॉल जो होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसोसोम इन सेल, रोल क्या होता है, आत्महत्या के थैली बोला जाता है, और ये बाहरी जो भी आता है ना उसको डाइजेस्ट पचाने का काम करता है, मारने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड
जो होता है यानी कि कार्बनिक यौगिक कंसीडर नहीं किया जाता। तो एक बात याद रखना, कार्बनिक यौगिक हम लोग उसी को बोलेंगे जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब देख लो, कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है हाइड्रोजन भी, कार्बन है हाइड्रोजन भी, बी नंबर में कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, ये नहीं है। ठीक है, और ये वाला पूछा गया है कार्बनिक यौगिक कौन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के विद्युतीय अपघटन परिशोधन की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु डैश इलेक्ट्रोड में घुल जाता है। तो अशुद्ध धातु एनोड पे घुलता है, कहाँ पे, एनोड पे, और शुद्ध कहाँ पे हो जाएगा, कैथोड पे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक वस्तु को सीधा ऊपर फेंका जाता है, 20 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु का प्रारंभिक गति क्या होगा, यानी कि u बराबर कितना होगा। देखो, जब कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा, यानी कि v बराबर तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, या तो v बराबर यहाँ आ जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो हो जाता है। तो हमको पूछा गया क्या कि ऊंचाई तक पहुँचने पर वस्तु की प्रारंभिक गति, तो u बराबर, तो हम लोग को एक फॉर्मूला जानते हैं, u² बराबर v² प्लस 2gh। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, और हम इसी, तो ये तो u² बराबर v², ये तो माइनस का 2gh होगा, सॉरी यहाँ ऊपर की ओर भेजा जा रहा है ना, u² बराबर v² माइनस का 2gh होगा। हम गलती से ऐसे लिख दिए क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल के अपोजिट में काम करवा रहे हैं ना। तो ये तो v जो है फाइनल वेलोसिटी तो इसका जीरो हो जाएगा, तो ये v तो खत्म हो जाएगा। और हम आप लोग को इतना बड़ा तामझाम करने से पहले हम एक बार बताए थे आप लोग को कि जब भी वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वाला बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो 2gh, √2gh, ये फॉर्मूला डायरेक्टली। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, u बराबर √2gh, तो ये आया v u² बराबर v² माइनस का 2gh से आया है। अब यहाँ पे v तो मेरे पास जीरो हो गया, तो अब जी जीरो हो गया, सॉरी हम गलती लिख रहे हैं फॉर्मूला, ये हो जाएगा v² बराबर u² माइनस का 2gh होता है। ठीक है, तो ये तो v यहाँ पे होगा। ठीक है, तो v तो यहाँ पे जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, ये जो माइनस का 2gh है ये इधर उठ के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि u का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। अब अगर हम u को स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, तो यही वाला u बराबर कितना हो जाएगा, √2gh। जब भी आप लोग को एग्जाम में अगर समय बचाना है और जब भी इनिशियल वेलोसिटी पूछ देगा तो आप लोग इनिशियल वेलोसिटी बराबर √2gh डायरेक्टली लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 तो 2 लिखो, g का मान 10 दे रखा, 10 लिख दो, और h का मान कितना दे रखा, 20 दे रखा, 20 लिख दो, और सबको अंडर रूट कर दो। 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 400 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर्मूला आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कंफर्म दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है, आपको बताना है कि ये कंफर्म है कि कौन सा एक एसिडिक मीडियम है। ठीक है, एसिडिक को कौन बता रहा है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज रेड होता है बिल्कुल, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, पिंक नहीं होता है, ये तो गया। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, लिटमस रेड होता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर का सही हो जाएगा। अच्छा, और देख लेते हैं, कहीं पे और है, फिनोप्थिलीन यहाँ पे कलरलेस है लेकिन यहाँ पे येलो कर दिया, ये गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। ऐसे एक मिल जाएगा तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, समान पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान परंतु उसके अनुप्रस्थ काट, अब देखो 1:4 दे दिया अनुप्रस्थ काट, और हम लोग को पता है क्या यहाँ पे पूछा क्या है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रोयल बटे ए। अगर अनुप्रस्थ काट रेसिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इसका रेशियो, किसका रेशियो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब रेशियो दे रखा है 1:4 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये 1:4 है, तो ये 1 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बस देखो और टिक करना और आगे बढ़ना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मशीन t सेकंड में W जूल कार्य करता है, मशीन की शक्ति जो होता है P वाट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पे 4 आपका दे रखा है, और हम लोग को जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी कि पावर कहा जाता है। तो पावर बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन बटे टाइम, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ए नंबर का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पशु ऊतकों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लास्टिक में पीला, नीला और लाल रंग होता है। तो हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में हरा होता है क्लोरोप्लास्ट में। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, सफ़ेद होता है। और क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसमें क्या कौन कौन रंग होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा? तो प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो विरासत में मिले जैव विविधता को संरक्षण करना हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिजर्व इनहेरिटेंस बायोवर्सिटी को संरक्षण करने के लिए क्या जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, विच प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार। अच्छा देखो, आइसोबार का जो कौन सा प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है, ये पूछा गया। आइसोबार में हम लोग जानते हैं कि मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर बोलो या फिर प्रोटोनों के नंबर बोलो, ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट पूछा गया, डिफरेंट क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लंबा टी को माना गया बोना टी, अच्छा पर प्रभावी है और गोल बीज आर, तो क्या क्या बोला है? लंबा पौधा के टी मान लिया है, बोना पौधा को टी मान लिया, गोल बीज के लिए आर मान लिया और सिकुड़े बीज के लिए आर मान लिया, पर प्रभावी है। तो ऐसे पौधे का जीनोटाइप पहचानिए जो बोना हो, यानी कि बोना को हम यहाँ पे क्या माना है, तो बोना को माना है स्मॉल टी, यानी कि टी हो, जीनोटाइप बोला ना, टी हो जाएगा बोना, और गोल बीज प्राप्त हो, और गोल बीज के लिए क्या माना? गोल बीज के लिए आर, कैपिटल आर माना, तो आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टी और आर, स्मॉल टी और कैपिटल आर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन ड्यू टू डिस्पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी डैश कहलाती है। तो 7 रंगों की जो पट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग देखे होंगे माफ कीजिएगा, ये जो स्पेक्ट्रम होता है वहाँ से जब व्हाइट लाइट आता है और ये 7 रंगों की विभक्त हो जाता है, ये जो पट्टी होता है, इस पट्टी को हम लोग क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसको, जहाँ पे विबग्योर बनता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा ये जो हम लोग 1 नंबर से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेकंड शिफ्ट का शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा नंबर है सेकंड शिफ्ट का। जब किसी हाइड्रोकार्बन को अधिक वायु में जलाया जाता है, तो अंतिम उत्पाद हमेशा क्या बनता है? तो जब कोई हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन अभी हम बताए थे, हाइड्रोजन और कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म में कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी ये बताना है आपको, ठीक है। तो कौन उत्तरदायी है? तो देखिए, व्हाइट लाइट कंटेन ओनली 1 कलर, इससे मतलब नहीं है, हाँ एक कलर तो करता है व्हाइट लाइट, ओनली 1 कलर नहीं, ये 7 कलर करता है, ये गलत हो जाएगा। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ट्रेवल अ डिफरेंट स्पीड, देखिए जितना भी कलर होता है ना, सबका स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स डिफरेंट स्पीड ऑफ ग्लास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक तैराक जो है पानी को पीछे की ओर धक्का देता है, वह प्रतिक्रिया बल जो तैराक को आगे बढ़ाता है वह है, तो प्रतिक्रिया बल जो है जो तैराक को आगे बढ़ाता है वो क्या करता है? तो पानी तैराक को आगे की ओर ठेलता है, अगर ये पीछे की ओर ठेला तो आगे की ओर ठेलता है, और ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास और वेट, तो मास जो है कभी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, मास इज कंटेन, मास इज कांस्टेंट एंड वेट इज वेरिएबल। तो मास कांस्टेंट होता है और बेस जो वेट होता है वो वेरी करता है, इसका 1 नंबर ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब किसी वस्तु का वेग उसके मूल मान से दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², आप लोग पता होगा, हाफ mv का स्क्वायर। अब बोला गतिज ऊर्जा, यानी किसी को दोगुना कर दिया जाता है, तो 2 दूनी 4, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि इसका डी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार वर्णित किया जाता है। अच्छा, एसिड बेस, हाईली एसिडिक हाईली बेसिक मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, 1 नंबर का है तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की जनसंख्या में विविधता मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्यों? अब एक बात बताइए, जब हमेशा वातावरण चेंज हो रहा है, ठीक है, और जीव कोई एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहता है। अगर जीवों में विविधता नहीं होगा, अगर जिस तरह से जीव इस वातावरण में है, अगर यही जीव जन्म लिया और फिर से
इसी तरह सेम जन्म लिया सेम कंडीशन में और सेम इसका जो रेसिस्टिव पावर है यानी कि इम्यूनिटी पावर उसी तरह से जन्म लिया, अब कोई अगर दूसरा कंडीशन में जाएगा तो उस कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्यों रखा जाता है, क्योंकि इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवर अंडर द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, सर्वाइव होने के कारण, इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे चेंज होगा उसके अनुसार सर्वाइव होने के कारण इसको जो है ना विविधता यानी कि इसका चेंज होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियॉन परमाणु के अंदर पाए जाने वाले उप परमाणविक कण हैं, इसमें शामिल है। इसमें कौन कौन सा शामिल होता है, ये न्यूक्लियन के अंदर बोला यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सूत्र इकाई यानी कि फॉर्मूला यूनिट, मास फॉर्मूला यूनिट का परिभाषित करता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा मास फॉर्मूला यूनिट का, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड, मास ऑफ एन एटम, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, जैसे कि हम एक यही क्वेश्चन था जो पिछले बार पूछा गया था कि जैसे हम एग्जांपल भी दिए थे H2SO4। ठीक है, अब इसका मास नंबर निकालना, तो इसमें जितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है, सबका मास नंबर को हम लोग जोड़ देंगे तो बनेगा क्या, मास नंबर, उसी को बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस में होता है, सिर्फ आयोनिक कंपाउंड में होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र इकाई द्रव्यमान, यह मुख्य रूप से आयनिक यौगिकों जैसे कि NaCl, CaCl2 के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि अणुओं के लिए। ठीक है, यह यौगिक के सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U या AMU से मापा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में गुर्दों यानी कि किडनी का सटीक स्थान क्या है। तो किडनी का सटीक स्थान क्या है, यहाँ पे 4 को ऑप्शन दे रखा था, आपको पढ़ना था। तो देखो यहाँ पे जो देखा गया है उदर यानी कि पेट में, रीढ़ के यानी कि पेट जो हो गया, ये देखो मान लीजिए पेट है, तो ये हो गया फ्रंट में, ये नाभि है। तो इसके जस्ट अपोजिट में अगर देखेंगे एकदम उल्टा तरफ, तो ये जो रीढ़ का हड्डी इधर से गया हुआ है, इसके जस्ट नाभि से ऊपर एकदम जहाँ पे इस तरह से जो पसलियाँ होती है, पसलियाँ के जस्ट इधर और इधर सटा हुआ रहता है पीठ से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर का, डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट है, एक खेत, माफ कीजिएगा, एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाना निम्न में से किसका उदाहरण है। तो निम्न में से किसका उदाहरण, इसको बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, एक फसल के बाद दूसरा कोई फसल उगाता है, इससे क्या होता है ना कि मिट्टी की उर्वरता बना हुआ रहता है, इसको बोला जाता है अंतर फसली खेती या फिर इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन द्वारा धातु शोधन के दौरान एनोड के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो एनोड के रूप में पूछा गया है कि क्या उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को बताया था कि अशुद्ध धातु की पट्टी को यूज किया जाता है, अभी जस्ट पिछले जो शिफ्ट में था उसमें ही पूछा गया था क्वेश्चन, अशुद्ध धातु की पट्टी। चलिए नेक्स्ट, किस कण की उपस्थिति के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इजी क्वेश्चन पूछा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप में खुरदरा दिखाई देता है। तो किसके उपस्थिति के कारण जो है ना ये दिखाई देता है। तो आप लोग को पता है कि राइबोसोम एकदम इस तरह से बिंदु बिंदु टाइप का रहता है, जो इस तरह से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, तो इस तरह से पूरा जालानुमा पूरा साइटोप्लाज्म फैला हुआ रहता है इस तरह से। अब इसमें जो इस तरह से स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है राइबोसोम। इसका आंसर सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी के कारण खुरदरा दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन, एक स्टेबल बोलो या फिर ट्रू सॉल्यूशन बोलो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, स्टेबल। अब हम 2 सॉल्यूशन को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक में हम लोग जो चौक होता है उसको घिस दो, एकदम उसको पाउडर बना दो और इसमें पानी में घोल दो, इसमें घोल दिए। एक दूसरा पानी लिए जिसमें हम लोग शुगर को मिलाए, यहाँ पे हम लोग चौक को मिला दिए, यहाँ पे शुगर को मिला दिए। अब शुगर को इसमें मिक्स कर दिए, मिक्स करने पे ये पूरी तरह से ये भी घुल गया, ये भी घुल गया। अब दोनों को कुछ देर तक छोड़ दो शांत। तो इसमें इस सॉल्यूशन में क्या बनेगा कि देखिएगा थोड़ा देर के बाद यहाँ पे नीचे में जो है व्हाइट जमा हो जाएगा इसका चौक, और इधर पानी दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसमें चीनी कहीं पे नीचे में नहीं बैठेगा क्योंकि पूरी तरह से घुल चुका है, यानी कि ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन, ये हो गया फॉल्स सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का बोला जाता है स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब चीनी, जो सॉल्वेंट मतलब पानी। ठीक है, जो सॉल्यूट है यानी कि चीनी सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल गया है, वो पूरी तरह से घुल गया है और ये नीचे नहीं बैठेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगा, इसमें सॉल्यूट जो है पूरी तरह से घुला नहीं सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। और यही वाला यहाँ पे डी नंबर में जब आप लोग ऑप्शन में पढ़ोगे तो क्या दिया गया कि ए सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट
अनडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि विलय कण स्थिर छोड़ने पर नीचे नहीं बैठता है, ठीक है, नहीं बैठता है, यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है, इसी का बोला जाता है स्टेबल सॉल्यूशन, जो स्टेबल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि से निम्न में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभकारी होता है? किसको हटाना लाभकारी होता है? तो यहाँ सोयाबीन दे रखा, गेहूं दे रखा, सूरजमुखी, तो यहाँ पे दे रखा है एक पार्थेनियम, तो पार्थेनियम को हटाया जाएगा, ठीक है, सोयाबीन तो ये सब तो फसल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सी उंगली बल को दिखाता है, बल और दिशा को दिखाता है? तो अंगूठा, आप लोग जानते होंगे, अंगूठा जो है बल को दिखाता है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर का, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सबको पढ़ा होगा, अंगूठा क्या दिखाता है? बल की या फिर दिशा को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मृदु ध्वनि यानी कि सॉफ्ट, एकदम सॉफ्टनेस ध्वनि, एक मृदु ध्वनि जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट साउंड की तुलना में समान आवृत्ति यानी कि समान फ्रीक्वेंसी वाले अधिक तीव्र ध्वनि यानी कि एम्पलीट्यूड जिसका ज़्यादा हो, ठीक है, ध्वनि की विशेषता क्या है? तो क्या होगा इसकी विशेषता? इसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा, यानी कि देखो क्या बोला गया कि एक मृदु ध्वनि यानी कि सॉफ्ट ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति वाले यानी कि समान फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हम बताए थे कि ये जो एम्पलीट्यूड है 1 सेकंड में कितने बार हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक दूसरा है कि ये क्या बोला गया, समान आवृत्ति वाला यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका भी समान है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है क्योंकि ज़्यादा हैवी साउंड है, हाई साउंड है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये इससे ऊंचा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है ऊपर, तो इसका एम्पलीट्यूड ये इतना बड़ा हो जाएगा, इस तरह से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये होगा लॉर्डनेस का, ये होगा सॉफ्टनेस का। लेकिन फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में मान के चलो ये 60 चक्कर मार रहा है, तो ये भी 1 सेकंड में 60 ही है, भले फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इसका लॉर्डनेस के लिए इसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब लार्ज एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति वाले अधिक तीव्र ध्वनि यानी कि जो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे की जड़ें नए पौधे को जन्म दे सकता है? तो यहाँ पे दे रखा मक्का, चना, आलू और शकरकंद। तो आप लोग जब शकरकंद की खेती की होंगे तो देखिए होंगे कि शकरकंद का जब इस तरह से ये जो लता होता है जब जमीन में चलता है तो क्या करता है किसान, ये हो गया अब इस तरह चल रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या करता है, अब यहाँ से काटता नहीं है, इसको ऊपर में मिट्टी डाल देता है, इस तरह से मिट्टी डाल के यहाँ से यहाँ तक ढक दिया, फिर कुछ देर जाने के बाद फिर यहाँ से मिट्टी दे, अब यहाँ से जड़ को फिर ये नीचे जड़ बन जाएगा और यहीं से शकरकंद पकड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ फिर शकरकंद पकड़ेगा, यहाँ भी पकड़ेगा, जहाँ जहाँ मिट्टी इसको डालेगा वहाँ वो फिर शकरकंद करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो बस में खड़ा है, अचानक बस में ब्रेक मारा तो वो आगे की ओर चला गया, वो न्यूटन के कौन से गति के नियम के अनुसार है ये बता था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हो गया या फिर जड़त्व का न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है, ठीक है। चलिए देखिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। स्थिर अनुपात के नियम H2O तो एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ ऑफ नियम के अनुसार है, ठीक है, स्थिर अनुपात के। तो पानी H2 है ना, तो इसका हो जाएगा 2, एटॉमिक मास नंबर निकालेंगे तो 8 दूनी 16, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 1 8, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? CO2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब इसको काट पीट कर दो, 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, 2 ना यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 थिया 12 और 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 3:8 आना चाहिए, 3:8 ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन, तो NH3 में नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 दूनी 14 होता है इसका, और इसका हो जाएगा 3, 14:3 आना चाहिए। इसका यहाँ पे दे रखा है ये गड़बड़, ठीक है, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। और पूछा किसके अनुसार है, तो ए और बी खाली हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी। तो ए और बी कहाँ पे दे रखा है? तो ए और बी आपको सी नंबर में दे रखा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे बनाए? मास नंबर सबको निकालते जाओ और देखते जाओ, जो मिलेगा वो होगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फेलोपियन ट्यूब फीमेल में होता है, योनि फीमेल में होता है, गर्भाशय फीमेल में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये होता है मेल में। निम्न में से कौन कोशिका की संरचनात्मक संगठन का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? हृदय, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म भी है, कोशिका भित्ति भी, सेल वॉल भी। हृदय नहीं होता, ये तो एक अंग हो गया, ये तो कई सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दे रखा है 20 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति करता है, आपूर्ति से 10 मिनट तक कार्य करता है, ठीक है। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? H
पूछ दिया है। हम लोग को पता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है आर तो दे रखा है, टी भी दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा आई ना या भी, तो भी यहाँ पे भी दे रखा है। अब भी हमको निकले कैसे, भी निकल जाएगा आई से। ओम्स लोग क्या बोलता है, भी इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है कि नहीं। तो आई को हमको निकालना है, आई निकालने के लिए आर किसके नीचे आ जाएगा, भी के नीचे में आ जाएगा। यहाँ से आर खत्म हो जाएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, भी बटे आर हो जाएगा। और भी का मान दे रखा कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आई स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, अभी मान मत रखो, अगर हम यहाँ पे आई स्क्वायर कर देते, क्योंकि आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर जाएंगे, भी का स्क्वायर भी हो जाएगा, आर का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब या आई स्क्वायर की जगह पे भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ आई स्क्वायर को हटा दो और एच बराबर भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर रख देते हैं, इंटू यहाँ पहले से आर और टी दे रखा है, तो एक ये आर से ये आर खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास फाइनल क्या आ जाएगा, एच बराबर भी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। अब मेरे पास कितना आ जाएगा, एच बराबर भी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब सबका वैल्यू पुट कर दो, तो एच बराबर भी का स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220, तो यहाँ पे लिख दो 200, कैसे लिखें यार, यहाँ तो समय जगह ही नहीं मिल रहा है। चलिए एच बराबर कितना हम लोग लिखे थे, एच बराबर लिखे थे भी का स्क्वायर बटे आर इंटू टी, ये था। तो एच बराबर भी का स्क्वायर यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाई 220, भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है मेरे पास 20 में, और इंटू टी, टी मेरे पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। ये तो है 10 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए फिर यहाँ से 60 कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा किससे 11 से। अब 11 को 220 को 11 से मल्टीप्लाई करके और फिर 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इन सब को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इतना स्पेस नहीं बन रहा कि मल्टीप्लाई करें, सबको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आपको आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल, इसका सही जवाब हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न संतुलन अभिक्रिया पर विचार कीजिए, यानी कि इसको जो है ना एक बैलेंस करना था आपको, ठीक है, दोनों तरफ, यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में दोनों सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ना सबको मत उठाओ, एक किसी को उठा लो, सिर्फ एक को उठाओ। तो हम उठाते ऑक्सीजन को, ठीक है। अब ऑक्सीजन जहाँ जहाँ वहाँ सिर्फ उसका वैल्यू पुट करो और देखो कि ऑक्सीजन सब जगह इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, यानी कि ये जो है इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे पहले हमको यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तीन जगह पे ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा में। तो हम डायरेक्टली आंसर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 7, 4 और 6 दे रखा है, यहाँ पे रखेंगे 7, यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे रखेंगे 6। अब बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, इधर भी 14 हो जाएगा, इधर भी, यानी ये बैलेंस है तो इसको बस बैलेंस करो, खत्म करो। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, डी नंबर का। चलिए ये थर्ड शिफ्ट का स्टार्ट हो चुका है और ये थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल अणु बनाने के लिए अम्ल से, हम लोग जानते हैं अम्ल से H+ आयन और क्षार से OH नेगेटिव आयन निकलता है, और ये दोनों OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिल के वाटर बनता है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जब भी होगा तो उसमें पानी बनेगा, और पानी जब बनता है तो इससे किससे बनता है, अम्ल से H पॉजिटिव और OH से H नेगेटिव आयन निकलता है, और ये मिलके क्या बना देता है, पानी बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो अम्ल से क्या पहले क्या दिया था, अम्ल से H पॉजिटिव निकलेगा, और क्षार से OH नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट करता है इसको, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल अणु बनने के लिए, जल अणु बनना जरूरी है उदासीनीकरण में, ठीक है। जल अणु बनने के लिए हाइड्रोजन आयन, इससे क्षार से, अम्ल से हाइड्रोजन आयन और क्षार से हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव का संयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा का स्रोत का हस्तांतरण कहलाता है। तो जो हम लोग जो ऊर्जा लेते हैं जीव के शरीर के बाहर से, यानी कि जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, वो जो होता है वो क्यों होता है, वो होता है किसके लिए, वो होता है पोषण के लिए। हम लोग क्यों लेते हैं, पोषण के लिए, शरीर को पोषण देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। तो तीन चीज़ तो एकदम याद रख लेना, कौन कौन सा। तो होता है पहले सोडियम, फास्फोरस और पोटासियम। ये NPK नाम से आता है मार्केट में भी। तो सोडियम, पोटासियम और फास्फोरस, ये तीन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चाहिए पौधा को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फास्फोरस यहाँ पे दे रखा है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। और ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों यानी कि मैक्रोन्यूट्रेंट नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटासियम होता है। नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटासियम NPK, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, ठीक है, लेकिन ये मेन होता है। द गोल्जी एपरेटस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स, तो किस गोल्जी तंत्र जो होता है निम्न में से किस कोशिकांग से संबंधित है, यह पूछा गया था। और आप लोग को पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उससे होता है संबंधित गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हॉल या कमरे में प्रतिध्वनि जिसको रिवर्बरेशन कहा जाता है, मुख्य कारण क्या है। तो रिवर्बरेशन का मुख्य कारण ये होता है कि जब ध्वनि, एक बड़ा हॉल है, ठीक है, एक हॉल बनाया गया, अब हॉल का दीवार तो कंक्रीट का रहेगा, यानी कि यहाँ पे टकराएगा और फिर से टकराएगा, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने लगता है, साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण कान में ना, आप जैसे नया आप घर बनाए, एक हॉल रूम में चला जाना और एक आदमी बोलेगा तो गूंजेगा आवाज़, दो आदमी बोलेगा तो और ज़्यादा, अब कहीं पे 2-3 आदमी बात करेगा ना तो आपको एकदम उसका आवाज़ ना बहुत ज़्यादा झंझनाहट टाइप का लगेगा, मतलब चिड़चिड़ा जाओगे। रीज़न क्या है, रिवर्बरेशन के कारण, ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होकर एक ही आवाज़ तो टूट के कई बार सुनाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि द मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड फ्रॉम द हार्ड सरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाज में निम्न जीवन स्तर का प्रमुख कारण माना जाता है। तो निम्न जीवन स्तर का प्रमुख कारण कौन माना जाता है, तो संसाधनों का वितरण में असमानता, ठीक है, हर किसी को सारा संसाधन नहीं मिल जाता है, ठीक है, तो यह होता है संसाधनों के वितरण में असमानता। निम्न में कौन सा जीव बहुविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। आप लोग को पता होगा कि बहुविभाजन के द्वारा गुड़हल, लिस्मेनिया, मटर, प्लाज्मोडियम करता है, ठीक है, इसका मल्टीपल फ्यूजन होता है इसमें। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा था, C6H12O6, इजी क्वेश्चन पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग ईंधन योजक के रूप में किया जाता है। तो ईंधन योजक के रूप में एथेनॉल को किया जाता है, इथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। परिपथ आरेखों में जिगजैग एक रेखा होता है, ये देखो परिपथ यानी कि सर्किट में इस तरह से एक जिगजैग बना हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जो बैटरी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोला, जिगजैग को क्या बोला जाता है, तो भाई इसको R से लिखते हैं, रेसिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, प्रतिरोध, कहाँ गया, रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको V से लिखते हैं, ये बैटरी होता है, वोल्टेज से करते हैं, ठीक है। एक इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, स्विच, इसको स्विच बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो दिया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, अच्छा किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि कार्य कुछ कर रहा है। जब कुछ कार्य हो रहा है यानी कि फोर्स इधर से लगा है, डिस्प्लेसमेंट में हो गया, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तभी तो वर्क डन होगा। तो अगर हम फोर्स दिए और डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू द स्पीड ऑफ द कार, ऋणात्मक, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर का। अरे यार बी दे रखा है, बी में क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं, ये होगा C, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव कैसे होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी व्यक्तिगत जीव के जीवन के को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी जीव को जीवन चलाने के लिए इनमें से कौन सा जो है जरूरी नहीं है, सिर्फ जीवन चलाने के लिए। तो जीवन चलाने के लिए रिप्रोडक्शन का कोई जरूरी नहीं, ठीक है। हाँ, अगर बोल देता कि अपने जैसा वंश को बढ़ाने के लिए तब रिप्रोडक्शन था, ठीक है, होता, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है। उत्सर्जन, श्वसन और पोषण, ये तीनों जरूरी है, ये जरूरी नहीं है जीवन को चलाए रखने के लिए। यहाँ पे जीवन सिर्फ एक व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोला गया, सिर्फ एक व्यक्तिगत, एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप हो, आपको जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे फिर भी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, अगर बिना श्वसन, बिना मल त्याग के आप जिंदा रह सकते हैं, मूत्र या फिर मल को बिना त्यागे हुए जिंदा रह सकते हैं, नहीं। श्वसन बिना सांस के जिंदा रह सकते हैं, बिना पोषण, बिना खाए हुए जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, लेकिन बिना रिप्रोडक्शन के आप जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर का। श्रृंखला संयोजन में जुड़े समान, या यहाँ देखो ना, इसमें द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 10 रेसिस्टर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर अरेंज्ड इन सीरीज। देखो 10 गो रेसिस्टेंस है और सब है कितना, R का, R R R R R, और ये कितना है, 10 है, तो सीरीज में दे रखा तो 10R हो जाएगा। इसका आंसर क्या दिक्कत है, 10R इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अच्छा, नॉन मेटल का जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ है कौन सा नॉन मेटल का, तो मेलेबल एंड डक्टिलिटी ये तो होता है मेटल में, ये तो नहीं होगा। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये होता है मेटल में। डल, हाँ डल होता है, नन लस्टर होता है, ठीक है, धूलित और अचमकदार होता है, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर का। एक उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम होता है, याद रखिएगा, सेम कंडीशन होता है, रखा जाए ताकि वस्तु के समान आकार का बने। कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बोलो, वही वाला यहाँ पे उलट के लिख दिया है, क्या लिखा है, द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम अवतल दर्पण में ही देख लेते हैं तो ये रहा आपका फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस यहाँ से यहाँ तक अगर 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर है, मीटर तो नहीं होता, सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो 5 यहाँ से तो 5 यहाँ से, तो यहाँ से 10 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका डबल होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकस का डबल होता है। तो कहाँ पे रखा जाएगा, वही वाला चीज़ बोला, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक वस्तु है, एक वस्तु ओ से बिंदु ए तक 100 मीटर चलता है। लिख दो भाई, ओ यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु ए है और इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 100 मीटर। सीधा रेखा में चलता है, फिर तुरंत दिशा बदलकर बिंदु ए बिंदु बी पर रुकता है, जो ए और ओ की ओर 30 मीटर है, जो ए और ओ की ओर 30 मीटर है। अच्छा, यानी कि ये दिशा बदलता है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आया, यानी कि ये इस तरह से गया, अब ये अपोजिट इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे बिंदु कोई बी है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, और ए, और क्या बोला है, ए से ओ की ओर 30 मीटर चलता है, ए से लेकर के ओ की ओर यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर चला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 मीटर हो गया। कुल दूरी और विस्थापन क्रमशः क्या होगा, तो कुल दूरी कितना चला भाई, 100 मीटर चला और फिर इधर 30 मीटर चला, यानी कि 130 पहले हो जाएगा, और इसका विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ तो पहले 100 चला था, 30 घटा दिए, यानी कि प्रारंभिक स्थिति हो गया और जो फाइनल स्थिति है, ये दोनों के बीच में यहाँ से 30 घटा दो तो 70 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा, 130 और 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 और 70 यहाँ पे डी नंबर में दे रखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक त्रिकोणीय कांच प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व सतहें होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, पूरा एक याद रखने से बढ़िया कि सब याद रख लो, ठीक है। इसमें 3 आयताकार पार्श्व सतहें होते हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 2 त्रिकोणीय आधार होता है, त्रिकोणीय आधार पूछा जाएगा तो 2, कुल फलक कितना हो जाएगा, 5, किनारा हो गया 9 और शीर्ष हो गया, यानी कि भट्टिशेष हो जाएगा 6। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक चक्कर 35 सेकंड में लगाता है, पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग कितना हो जाएगा, मतलब एक धावक यहाँ पे ये यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, फिर यहीं पे आके रुक जाता है, तो बोला गया कि इसका औसत वेग कितना होगा, बताओ। अगर कोई मान लो यहाँ से यहाँ तक जो दौड़ा, यहाँ तक आया, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहीं तक है, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, जहाँ पे व्यक्ति था वहीं पे आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं। और हम लोग को पता है कि वेलोसिटी यानी कि वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा ना, करेक्ट है। तो बोर ने क्या बोला था, इसका डायरेक्टली हम आंसर पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तभी समझ लगेगा। केवल कुछ विशेष कक्षाएं जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्ता कक्षाएं कहा जाता है, परमाणु के अंदर अनुमत होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में कोशिका शरीर से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती है जिन्हें कहा जाता है। देखो न्यूरॉन में एक इस तरह से न्यूरॉन होता है, ठीक है, और इस तरह से कुछ ब्रांचेज होता है, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से डंठल होता है, ये इस तरह से न्यूरॉन का ये लंबा हो जाता है, ठीक है, हम बना नहीं पा रहे हैं। तो पूछा गया है कि न्यूरॉन से जो कोशिका शरीर में जुड़े छोटी शाखाएं, यानी कि ये जो शाखाएं हैं, यहाँ, तो बोला गया इसको क्या बोला जाता है। देखिए जब भी शरीर में आपका शरीर में कोई छुआ तो आपका शरीर तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे हमको कोई टच किया है, या फिर आग में जल गया तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, या फिर हमको पता चला कि यहाँ पे हमको जल रहा है, या फिर कोई काटा तो भी लगता है कि यहाँ पे हमको कोई कांटा चुभाया है, ठीक है। तो रीजन क्या है कि रीजन जो भी शरीर में सिग्नल आता है ना, सबसे पहले कौन पकड़ता है, ये पकड़ता है, और इसको बोला जाता है डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट्स ये पकड़ता है, और यही फिर ये पकड़ के दूसरा
न्यूरॉन को देता है, फिर तीसरा न्यूरॉन को। मान लेते हैं पैर में मेरा कांटा चुभ गया, ठीक है, तो दिमाग तक कैसे आया, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन है, वहाँ से वो भेजेगा कि देखो किसके थ्रू भेजेगा, तो ये एक दूसरा न्यूरॉन से फिर इसी तरह से डेंड्राइट से अटैच होता है, फिर तीसरा न्यूरॉन से होता है, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से दिमाग तक आएगा, ये न्यूरॉन के थ्रू आएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक पल्स के द्वारा चलता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड चलता है उतना स्पीड से चलता है, और इलेक्ट्रॉन लगभग लाइट के बराबर चलता है, तो यानी कि लाइट की स्पीड से हम लोग को सिग्नल दे देता तुरंत कि यहाँ पे हमको कांटा चुभ गया, यहाँ पे हमको किसी ने टच किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज कोरोजन, यानी कि क्षरण, संक्षरण जो भी बोल दो, तो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन होता है कि यह अच्छा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है कोरोजन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों में घूमते हैं जिन्हें कहा जाता है, अब इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट कहा जाता है, सेल या ऑर्बिट कहा जाता है। द्रवों के पास होता है, तो द्रवों के पास क्या होता है, नो डिफिनिट शेप नहीं, हाँ नो डिफिनिट शेप नहीं होता है, और फिक्स्ड वॉल्यूम, सही है, नो डिफिनिट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, नो डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो सॉरी नो डिफिनिट शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, और नो डिफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये बी नंबर का हो जाएगा इसको, सॉरी, ठीक है, हम भी देखें यहाँ पे बी आंसर दे रखा, हम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो, यहाँ पे हम देखे नहीं थे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो डिफिनिट, ना तो इसका कोई एक डिफिनिट आकार होता है, लेकिन इसका एक वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो एक पर जान लो कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में एक डिफिनिट शेप होता है और एक डिफिनिट उसका शेप भी होता है, और उसका डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड में क्या होता है, एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है। गैस में क्या होता है, गैस में ना तो इसका डिफिनिट शेप होता है, ना ही इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। चलती बस में खड़ा यात्री जब बस अचानक रुकता है तो आगे की ओर गिर जाता है, ये किस कारण से, न्यूटन की गति के दूसरे पहले नियम के कारण होता है, जड़त्व का नियम, तृतीय द्वितीय प्रथम नियम के कारण होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था फिर से। फसल सुरक्षा प्रबंधन में कीटनाशकों का उपयोग निम्न में से किसको नियंत्रण करने के लिए होता है, कीटनाशक का कीट को नियंत्रण करने के लिए होगा ना गाइस। तो ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दिए, पूरे 75 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।